Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. पिछले टर्म पे हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में काफी सारी बातें जानी थी, जिसमें मैंने आपको विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम बताया था, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के प्रकार बताए थे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम एक ही बात है। स्पेक्ट्रम को हम लोग वर्णक्रम भी बोलते हैं। क्लियर है? तो चलें आगे। कल मैंने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की परिभाषा, अगर आपको याद हो तो। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की परिभाषा में मैंने बताया था कि अगर सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्घ्य के आधार पर एक क्रम में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम कहते हैं। क्या ये बात हमारे भेजे में जाती है? सीन क्लियर है सभी को? फिर मैंने बताया था कि ये विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, एक दृश्य, एक अदृश्य। क्लियर? तो आज हम सबके बारे में बात करेंगे। आज वो एक बड़ी सी टेबल आपके नोट्सों में जो बनी है ना, उस टेबल के बारे में हम लोग पूरा जिक्र करेंगे, है ना, क्योंकि ये टेबल ही एक ऐसा क्वेश्चन है इस चैप्टर का जिसमें से ज्यादातर काम आपका हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये टेबल हमें टकाटक होनी चाहिए। इसमें कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है वो मैं धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ूंगा आपको बताता जाऊंगा। सीन क्लियर है सभी को? चलूं आगे? चलिए। तो परिभाषा तो कल आप विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की समझ चुके हो। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लोग उसे व्यवस्थित कर दें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। सीन क्लियर है सभी को? दृश्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम और दृश्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। मैंने आपको बताया था दृश्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम जो होता है उसमें दृश्य प्रकाश आता है जिसकी तरंग लंबाई 4000 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग लंबाई वाला प्रकाश अदृश्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में आता है। 7900 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग लंबाई वाला प्रकाश। अच्छा, और मैंने ये भी बताया था कि दृश्य प्रकाश के अंदर 7 रंग आते हैं, विबग्य और बेजानी अपीनाला। इसमें सबसे कम तरंग लंबाई कौन से रंग की होती है और सबसे ज्यादा लाल रंग की होती है। याद रखना, ये काम आएगा आपको। क्लियर? तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे का सिलसिला आप लोगों से कहता हूं। तैयार है हम लोग? चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं एक टेबल आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। उस टेबल को सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो टेबल की अगर बात की जाए भैया तो सबसे पहला कॉलम इसमें आता है हमारे सामने। यहाँ पर मैं लिखूंगा विद्युत चुंबकीय तरंग। जो तरंग है उस तरंग का नाम लिखूंगा मैं यहाँ पर। विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर है? विद्युत चुंबकीय तरंगें मुझे मालूम है, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों को अल्ट्रावायलेट तरंगें बोल सकता हूं। बोलो भैया, इतना जानते हैं सब लोग? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, माइक्रो तरंगें और रेडियो तरंगें। क्लियर? इनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये क्रम है, ये क्रम हमें प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। क्लियर? अगर ये क्रम हमें प्रॉपर तरीके से याद नहीं होगा तो गड़बड़ है। क्लियर? ये जो तरंगें मैंने यहाँ पर लिखी हैं इनको इनकी तरंग लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में मैंने लिखा है। सीन क्लियर है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, माइक्रो तरंगें, रेडियो तरंगें। क्लियर? समझ में आई बात? क्रम याद हो जाएगा आपको। क्लियर? इसके बाद बात आती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज। किस तरंग की खोज किसने की थी, है ना, वो आएगा। इसके बाद इनकी तरंग लंबाई आएगी। तरंग लंबाई, किस तरंग की तरंग लंबाई कितनी होती है। कॉलम समझ में आ रहे हैं आप सभी को? यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगें, इसमें किसने खोज की थी कौन सी तरंगों की, वो आएगा। यहाँ पर तरंग, हर एक तरंग की तरंग लंबाई कितनी होती है वो आएगा। इसके बाद
आवृत्ति का सूत्र पढ़ा था आपने, याद है? न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। कल आपने एक सवाल किया था इस सूत्र पे आधारित। तो अगर ये याद है तो आवृत्ति इस सूत्र से निकल आएगी, क्योंकि प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और बटे में मैंने लैम्डा लिखा है। लैम्डा के मान यहाँ मैं आपको बताऊंगा, वो मान रखते जाएंगे, आवृत्ति आती जाएगी। समझ गए आप? क्लियर? इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर कहानी समझ में आ रही है आपको? इसके बाद अगली बात आती है स्रोत। स्रोत बोले तो क्या? स्रोत बोले तो इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? क्या? इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? क्लियर है? स्रोत का मतलब क्या होता है? जैसे पानी का स्रोत क्या है? नदी, तालाब, स्रोत। समझ गए ना? इसी तरीके से इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, वो सारी चीजें हम लोग स्रोत में लिखेंगे। क्लियर? अगली बात, संसूचक। संसूचक समझते हो? संसूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला, पता लगाने वाला। क्लियर? मतलब हम कैसे पता करेंगे कि किस जगह पे फलानी तरंग है या नहीं है? नहीं, यही बात समझ। जैसे दृश्य प्रकाश है, हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो ये इससे हमें इस बात का पता चल रहा है कि हमारे चारों तरफ दृश्य प्रकाश है। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो संसूचक का मतलब होता है पता लगाना। ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनसे ये बात सिद्ध हो जाती है कि भाई फलानी तरंग फलानी जगह पे है। समझ में आई बात? संसूचक, सूचना देना, पता लगाना। क्लियर है? अगला कॉलम है हमारा उपयोग, यानी इन तरंगों का उपयोग क्या है। जो मैंने कहानी बोली आपको समझ में आई कि इसका उपयोग क्या है? सीन क्लियर है? ये सारी चीजें हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जानेंगे। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए। गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, माइक्रो तरंगें, रेडियो। सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। क्रम याद रख लेना, जिसको जैसा ठीक लगे वैसे याद रख। देखो ऐसा लगा यूवी डब्ल्यू एक्स वाई, ये ऑर्डर याद हो जाएगा। ये पहले वर्ड, अब जैसा भी आप करते हो, दृश्य दिखा दो अम्मा रे, तो इससे याद हो जाएगा दृश्य अम्मा रे। समझ गया ना मेरी बात? तो क्रम याद हो जाएगा। अब बात आती है इनकी खोज खोज के बारे में अभी बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकी तरंग लंबाई के बारे में। काय के बारे में? आप मुझे बता सकते हो दृश्य प्रकाश की तरंग लंबाई कितनी होती है? मैंने कल ही याद करवा दी थी, याद है आपको? ये जो दृश्य प्रकाश है इसकी तरंग लंबाई होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम। सीन क्लियर है? मैंने कल बताया था 4000 को दोनों 8000 में 100 का, यानी 7900। क्लियर? आपको बता दूं गामा किरणों की तरंग लंबाई होती है 0.001 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम। एक्स किरणों की तरंग लंबाई होती है 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। परावैगनी किरणों की तरंग लंबाई होती है 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। दृश्य प्रकाश की 4000 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम। अवरक्त प्रकाश की होती है 7900 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम। माइक्रो तरंगों की होती है 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से 10⁻9 एंगस्ट्रॉम। और रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻9 एंगस्ट्रॉम से 10⁻14 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? आप देख रहे हो तरंग लंबाई धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, यानी मैंने इन तरंगों को इनकी तरंग लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। किसी ने पूछा सबसे कम तरंग लंबाई की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, और सबसे अधिक तरंग लंबाई की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है? रेडियो तरंग। उसने मान के चलो इतनी तरंगें दी, इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए, और जो पूछ ली सवंते ज्यादा किसकी है, ये सवंते कम किसकी है, तो आप बता पाओगे? क्लियर है? इनकी तरंग लंबाई चूतिया बनती है, पर याद करने का तरीका समझे, याद हो जाएंगे आपको। 0.001 से 1 एंगस्ट्रॉम। ऐसा ना लग रहा 100 या पलट के लिख दो भाई, फोकस करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है? 001 से 1, फिर 1 थे, फिर चाहे यहाँ पलट के 100 कर दो। 100 का ही फेर है सब में। 0.001 से 1, 1 थे 100, ये तो मेरे ख्याल से इजीली याद हो जाएगी। 100 थे 4000 एंगस्ट्रॉम। फिर 4000 को दोनों 8 में 100 कम 7900।
अब यहाँ पे फोकस करना 7900 पे पूरा, तो 7900 एंगस्ट्रॉम से, जहां में पहला अंक 7 है तो 7900 से 10 पे घात 7, फिर 10 पे घात 7 थे, 7900 में दूसरा अंक 9 है तो 10 पे घात 7 थे 10 पे घात 9, और फिर 10 पे घात 9 थे 10 पे घात 14 याद कर लेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अगर फोकस करेंगे तो याद हो गई होगी। फिर से एक बार दोबारा देखते हैं, 0.001 से 1 100 है, पलटता हुआ है, समझ गए? फिर बाकी बाद 1 थे, जाइए पलट दो 100 थे, 4000 थे, 7900, 7900 पे ही फोकस, 7900 थे 10 पे घात, फिर 7900 थे 10 पे घात 7 थे 10 पे घात 9, और फिर 10 पे घात 9 थे 10 पे घात 14। क्लियर है? अपने मन में बगैर देखे एक बार बोलो, सबसे पहला कौन सा था? 0.001 से 1, फिर 1 से 100 से 4000 से 7900, 7900 से 10 पे घात 7, 10 पे घात 7 से 10 पे घात 9 से 10 पे घात 14। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? खैर, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ गई, इनकी तरंग लंबाई। आवृत्ति आपको याद करने की कतई जरूरत नहीं है, हालांकि टेबल बनी हुई है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। आवृत्ति की अगर वैसे जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर पड़ती है तो आवृत्ति को मैं इस सूत्र के आधार पर निकाल सकता हूँ। सी प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 पे घात 8, लैम्डा के मान ये रखते जाऊंगा, आवृत्तियां आती जाएंगी। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, पर मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ इसको समझें। आवृत्ति और तरंग लंबाई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मैंने तरंगें लिखी हैं ये तरंग लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में लिखी है। इनमें सबसे कम तरंग लंबाई किसकी है? गामा किरणों की तरंग लंबाई सबसे कम है। चूंकि इनकी तरंग लंबाई सबसे कम है इसलिए इनकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आवृत्ति आएंगी वो बढ़ते हुए क्रम में आएंगी या घटते हुए क्रम में? घटते हुए क्रम में आएंगी। वो 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से पूछेगा किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, तो क्या बोलोगे? गामा किरणों की। किसकी आवृत्ति सबसे कम है? तो मैं मालूम है आवृत्ति कम सवंते ज्यादा, सवंते कम आवृत्ति वही की होगी ताकि तरंग लंबाई सवंते ज्यादा होगी। तरंग लंबाई सवंते ज्यादा, रेडियो तरंग। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलूं आगे। अब मैं यहाँ पर आपको बात करूंगा स्त्रोतों की, संसूचक की, उपयोग की और खोज की, ठीक है। तो इन सब बातों को शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप ध्यान से अगर सुनेंगे। देखो भाई, किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आप नई निगाहों से देखोगे, नए अंदाज में देखोगे, तो आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को देखने से पहले अपनी पुरानी नॉलेज का थोड़ा सा इस्तेमाल करोगे तो आपकी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो हमें पुरानी नॉलेज से कनेक्ट करना है। पुराना आपको बहुत कुछ जानते हो, मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। क्लियर? तो हम कुछ छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को तो आप भूल जाए। तरंग लंबाई याद होगी सबको, तरंग लंबाई और आवृत्ति के बारे में सबको सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पे 5-7 मिनट बाद आएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुने। इतने दिनों से आप लोग पढ़ रहे हो, तो बात करते हैं हम लोग। आपने केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव पदार्थ पढ़ेंगे, पढ़े? रेडियो एक्टिव पदार्थों से कौन सी किरणें निकलती हैं मालूम है आपको? रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन होता रहता है, वो अपने आप क्षय होती रहती हैं। केमिस्ट्री में ऐसा सुना है कि नहीं सुना आपने? है? कभी नहीं सुना? वेरी गुड। 9th-10th में भी हो सकता है सुना हो आपने ये, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं वो इस प्रकार के पदार्थ होते हैं कि उनसे हमेशा अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें निकलती रहती हैं। जैसे अनार जलता है तो चीजें निकल रही हैं ना, समझ रहे? एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसी तरीके से रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने भी होते हैं वो अपने आप विघटित होती रहती हैं, अपने आप क्षय होती रहती हैं, और उनसे लगातार अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें निकलती रहती हैं। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है। अगर गामा किरणें कैसी निकल रही हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से। कैसी निकल रही हैं?
किसी ने पूछा गामा किरणों का स्रोत क्या है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से। कहानी समझ में आ रही है? गामा किरणें कैसे निकलती हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से। आपने रेडियो एक्टिविटी वर्ड सुना है पहले कभी कि नहीं सुना? नहीं सुना, शाबाश, ठीक है। ये जो गामा किरणों की खोज की थी बैक्यूरेल एंड क्यूरी, मैडम क्यूरी, नाम सुना है कभी? क्लियर? बैक्यूरेल और क्यूरी इन्होंने मिलके गामा किरणों की खोज की थी। कोई भी पूछे गामा किरणों की खोज किसने की, तो बैक्यूरेल एंड क्यूरी। क्लियर? और गामा किरणों का स्रोत क्या है, कैसे पैदा होती हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से। आपने कई बार कैंसर के पेशेंट देखे होंगे, सुना है कैंसर बीमारी के बारे में? ये भी नहीं सुना? सुना है। कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको इलाज के लिए कुछ होता है। कौन कौन से इलाज होते हैं उनके मालूम? किसी को कुछ मालूम हो तो मुझे बताएं। एक तो कीमोथेरेपी होती है, शायद आपने कभी सुन लिया हो। नहीं सुना कभी? तो बिल्कुल पानी दे पप्पा कहे हुआ है। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, कैंसर के पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, केमिकल्स, कीमो केमिकल्स, समझ में आ रही बात? यानी उसको दवाई दी जाती है, उसके थ्रू उसका इलाज किया जाता है, जिसमें उसके बाल उड़ जाते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो। दूसरा होता है कैंसर के पेशेंट को सिकाई के लिए ले जाते हैं, सिकाई के लिए। क्लियर? जो सिकाई के लिए अगर आपने कभी सुना हो तो सिकाई गांबारे बोलते हैं भाई। वास्तव में इसका मतलब ये है कि जिस इंसान को कैंसर के इलाज के लिए ले जाते हैं तो उसके शरीर पर गामा किरणें डाली जाती है। क्लियर? जिसकी वजह से कैंसर की जो कीटाणु है वो हमारे शरीर से खत्म होते हैं। समझ में आ रही है बात? यानी कैंसर के इलाज में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। शायद ये ओटी पढ़ लिया हो ये लाइन, गामा किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? गामा किरणें कैसे पैदा होती हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से पैदा होती है गामा किरणें। इनका उपयोग काय में करते हैं? कैंसर के इलाज में। क्लियर है? गामा किरणों की खास बात ये होती है कि इनकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। भेदन क्षमता समझते हैं? जैसे बंदूक की गोली आपको चीरते हुए चली जाती है, भेदते हुए चली जाती है, समझ रहे हैं ना? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी उच्च भेदन क्षमता होती है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? क्लियर? आगे बढ़ जाओ। गामा किरणों की खोज किसने की थी? बैक्यूरेल एंड क्यूरी। सीन क्लियर है? आगे बढ़ो। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो फिर मैं अगली बात पे आता हूं। जैसे मान के चलो आप में मार पड़ी है भयंकर और तुम्हें डाउट है कि मैं हाथ गाऊं, तो डाउट है, क्लियर कैसे होगा? क्या करवाएंगे? एक्सरे। एक्सरे, एक्सरे यानी एक्स किरण, रे माने किरण। एक्स किरणों का उपयोग काय में करते हैं? शरीर में टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने, यानी चिकित्सा विज्ञान में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? एक्स किरणों का उपयोग काय में करते हैं? काय में करते हैं? जोर से बोलो। टूटी हुई हड्डी का पता लगाना। सीन क्लियर है? महंगे महंगे क्रिस्टल जो आते हैं, हीरा, समझ गए ना मेरी बात को? महंगे महंगे क्रिस्टल जो आते हैं उनकी आंतरिक संरचना कैसी है इस बात का अध्ययन करने में। मैं आपको बताऊं, जो महंगे महंगे नग आते हैं, नगों में अगर बीच में कहीं एयर बबल होगा, हवा का बुलबुला होगा, या कहीं गैप होगा या संद वगैरह होगी, तो वो नग टूटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल टकाटक ठोस होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में भी हम लोग एक्स किरणों का इस्तेमाल, आपकी शरीर की संरचना है उसी का ही तो अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर? तो किसी भी क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने के लिए हम लोग एक्स किरणों का इस्तेमाल करते हैं। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो एक्स किरणों का उपयोग शरीर में टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए, यानी कि चिकित्सा विज्ञान में भी बोल सकता हूं इनडायरेक्टली, और क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है? एक्स किरणों की खोज जो की थी वो साइंटिस्ट W.B. रॉन्जन ने की थी। किसने की थी? आप लोग केवल रॉन्जन बोल देंगे चलेगा। क्लियर? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्जन नामक वैज्ञानिक ने की थी। वैज्ञानिक याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर पता होना चाहिए। क्लियर?
एक्स किरणों का उपयोग काय में कर रहे हो आप लोग? टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में कर रहे हो और क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में कर रहे हो। एक्स किरणें पैदा कब होती हैं? जब कोई तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन किसी भारी धातु से टकराता है तब एक्स किरणें पैदा होती हैं। क्लियर? एक्स किरणों का स्रोत क्या है? जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन किसी भारी धातु की सतह से टकराता है तब ये एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। क्लियर? अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि फलानी जगह एक्स किरणें मौजूद है या नहीं है? तो आप बताओ, जब आप टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो तो वह एक्सरे करता है। जैसे मान के चलो ये हिस्सा पता करना है उसे कि ये हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है, इस बात का पता लगना है, मशीन पे ले जाता है। मशीन पे आपके हाथ को पहले रख लो जाए, फिर कुछ करता है, एक कुछ लगाता है नीचे। क्या लगाता है? फोटोग्राफिक प्लेट लगाता है। जैसे आपने पुराने जमाने में फोटो चलते थे, फोटो के नेगेटिव आते थे, समझ में आ रही है बात? वो फोटोग्राफिक प्लेट लगाता है। फोटोग्राफिक प्लेट जो एक्सरे देखी है ना तुमने, एक्सरे का है पहले तो वो प्लेट सी होती, समझ गए ना? फोटोग्राफिक प्लेट नहीं, यही बात समझ में? फोटोग्राफिक प्लेट लगाता है। उस प्लेट को या तो स्टील की फ्रेम में, धातु की फ्रेम में लगा देता है या लकड़ी की फ्रेम में लगा देता है, और वह फ्रेम में ले जाके तुम्हारे हाथ के नीचे रख देता है, करता है ऐसा। और फिर उसके बाद कहता है ऐसे ही हाथ धरे रही हो, ऐसे ही हाथ धरे, फिर जाके एक बटन सो दबा देते है। जब मैंने बटन सो दबाओ तो वो मशीन काम की, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन किसी धातु की सतह से टकराए और एक्स किरणें पैदा हो। समझ रहे ना मेरी बात को? और वो एक्स किरणें जब आपके शरीर पे से गुजरती हैं, शरीर पे से गुजरती हैं, तो उस फोटोग्राफिक प्लेट को वैसे ही छोड़ देती हैं या प्रभावित करती हैं? तो इस बात से पता चल गया कि एक्स किरणें हमारे शरीर से गुजरी हैं। नहीं गुजरती तो वो प्रभावित होती क्या? नहीं, यही बात है। यानी लकड़ी या धातु के आवरण में रखी फोटोग्राफिक प्लेट को ये क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। नहीं, यही बात समझ क्लियर है? एक्स किरणें कैसे पैदा होती हैं? स्रोत क्या है इनका? जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन किसी धातु की सतह से टकराते हैं तब एक्स किरणें पैदा होती हैं। एक्स किरणों का उपयोग काय में करते हो? टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में या क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में हम लोग करते हैं। इनका पता कैसे चलता है? इनका पता कैसे चलता है कि फलानी जगह एक्स किरणें हैं? तो लकड़ी या धातु की फ्रेम में रखी फोटोग्राफिक प्लेट को ये प्रभावित करती है। कहानी समझ में आ रही है? इसके बाद अगली बात आती है, ये जो बातें बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रही है? अगली बात आती है पराबैंगनी प्रकाश। पराबैंगनी प्रकाश की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की थी। पराबैंगनी प्रकाश की अगर हम बात करें तो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति का कैसे पता चलता है कि फलानी जगह पराबैंगनी प्रकाश उपस्थित है? तो भैया समझें इस बात को, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति का पता ऐसे चलता है कि उस प्रकाश की उपस्थिति, कई बार आपने केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं लिखते हो आप लोग, केमिकल रिएक्शन, बीच में तीर लगाते हो और उसमें लिखते हो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कई बार लिखते हो। तो जब आप ऐसा लिखते हो तो वो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्यों लिखते हैं? जैसे घर में पापा की उपस्थिति में आपकी किताबों के साथ क्रिया तेज हो जाती है, समझ रहे हैं ना? इसी तरीके से पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होगी वो तेज होगी। नहीं, ये बात है। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को और तेज गति से करने के लिए हम उन रासायनिक अभिक्रियाओं को पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। नहीं, ये बात समझ क्लियर है? सीन क्लियर है? पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग हानिकारक कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। आप कभी किसी अच्छी शादी पार्टी में गए हो या किसी बड़े बड़े होटल्स में गए हो तो आपने देखा होगा एक ब्लू कलर की लाइट लगी रहती है, वो छोटे छोटे कीड़ों को मारती है। देखिए कि नहीं देखिए? कब ना देखिए? बड़ी कॉमन सी चीज है, आजकल अच्छी अच्छी जगहों पे लगी रहती है। क्लियर? अल्ट्रावायलेट लैंप होते हैं, वो पराबैंगनी प्रकाश होते हैं। पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग छोटे मोटे कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। कहानी समझ में आ रही है? पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग छोटे मोटे कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। पराबैंगनी प्रकाश से आप निपट जाओगे क्या?
हम जैसे लोग नहीं निपटेंगे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े निपटेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर? तो पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग हाँ छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए किया जाता है। इसके लैंप बनते हैं बाकायदा। क्लियर? खैर जो भी है, इसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाएं तेज हो जाती हैं। पराबैंगनी प्रकाश जो होता है, एक तो सूर्य से हमें प्राप्त, सूर्य से तो सारे ही प्राप्त होते हैं। कार्बन आर्क वेल्डिंग होती है एक प्रकार की, वो वेल्डिंग जब की जाती है तो पराबैंगनी प्रकाश निकलता है। अभी आगे आने वाले चैप्टरों में मैं आपको विसर्जन नलिका पढ़ाऊंगा। उस विसर्जन नलिका में भी पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही? अच्छा, पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में भी किया जाता है। ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन आपको लास्ट चैप्टर में मिलेगा। जब किसी धातु की सतह पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्लियर? किसकी वजह से उत्सर्जित हो रहे हैं? पराबैंगनी प्रकाश यानी प्रकाश में, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही तो धारा कहती हो, विद्युत कहती हो। तो प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश यानी प्रकाश की वजह से विद्युत उत्सर्जित हो रही है। इसी को हम लोग, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा। क्लियर? तो पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में भी करते हैं। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग काय में करते हैं? हानिकारक कीड़ों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है ना? छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पराबैंगनी प्रकाश जो होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? या तो कार्बन आर्क वेल्डिंग या विसर्जन नलिका में, समझ गए, या फिर सूर्य से। क्लियर? और पराबैंगनी प्रकाश पता कैसे चलता है कि फलानी जगह है? संसूचक क्या हुआ इसका कि उसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति से होने लगती है। समझ में आ रही है? इसके बाद अगली बात आती है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की अगर हम लोग बात करें तो दृश्य प्रकाश की खोज वैज्ञानिक न्यूटन ने की थी। दृश्य प्रकाश की अगर हम बात करें, इसका स्रोत क्या होता है? इसका स्रोत होता है ताप दीप्त वस्तुओं से। क्या बोला मैंने? यानी किसी वस्तु को इतना ज्यादा ताप दे दो कि वो दीपक की तरह जलने लगे, तो ऐसी वस्तु को ताप दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कोयला, कोयला गर्म करते हैं हम लोग, तो पहले तो गर्म होता जाता है, काले रंग का ही रहता है, और गर्म हुआ काला ही रंग, और गर्म हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रंग देने लगता है, यानी लाल हो जाता है सुरख। तो वो क्या हुआ? ताप देते जाने से वो एक दीपक की तरह व्यवहार करने लगा। ताप दीप्त वस्तु, समझ गए ना? इतना ताप दे दो कि दीपक की तरह कोई चीज प्रकाशित होने लगे। क्लियर? तो कुल मिला के बात, ये दृश्य प्रकाश की उत्पत्ति कैसे होती है? स्रोत क्या है इसका? ताप दीप्त वस्तु से। इसका संसूचक क्या है? कैसे पता चलता है? आप लोग देख पा रहे हो एक दूसरे को, ये सबूत है कि दृश्य प्रकाश है। यस और नो? क्लियर? उपयोग कोई पूछे तो वस्तुओं को देखने के लिए दृश्य प्रकाश का उपयोग किया जाता है। नहीं, यही बात समझ। आगे बढ़ो। दृश्य प्रकाश के बाद हमारे सामने अगला आता है अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश की खोज वैज्ञानिक विलियम हर्शेल ने की थी। आप हर्शेल याद रखना पर्याप्त है। क्लियर? अवरक्त प्रकाश की खोज किसने की? हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने की। अवरक्त प्रकाश की अगर मैं यहाँ पर बात करूं आप लोगों से, अवरक्त, थोड़ा एक वर्ड को समझे। रक्त, रक्त कैसा होता है? और ठंडा या गर्म? गर्म। तो बस गर्म का क्लू मिल जाएगा अवरक्त से आपको। अवरक्त प्रकाश जो होता है उससे हमें गर्मी का एहसास होता है। सूर्य से जैसे आपको ठंड लग रही है, आप धूप में खड़े हो जाते हो तो आपको गर्मी सी महसूस होने लगती है। तो वो गर्मी महसूस होने के लिए कौन सा प्रकाश जिम्मेदार है? अवरक्त प्रकाश। सूर्य से तो दुनिया भर की तरंगें आ रही हैं, उनमें से अवरक्त प्रकाश एक ऐसा प्रकाश है जिसकी वजह से आपको गर्मी का एहसास होता है। अगर सूर्य के प्रकाश में से अवरक्त प्रकाश हटा लिया जाए तो सारे काम वैसे ही होंगे, बस आपको गर्मी का एहसास। समझ में आ रही बात? क्लियर? अवरक्त प्रकाश कैसे उत्पन्न होगा? गर्म वस्तुओं से। हर वो चीज जो गर्म है तो वहां से कौन सा प्रकाश? अवरक्त प्रकाश। समझ में आ रही बात? अवरक्त प्रकाश का उपयोग रोगियों की सिकाई के लिए किया जाता है। देखा होगा आपने, हाल के बच्चे को धूप दिखाई जाती है ना? वो ट्रीटमेंट का एक तरीका होता है। रोगियों की शिकाई के लिए हम लोग अवरक्त प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। अवरक्त प्रकाश का उपयोग, कोहरा होता है, कोहरा, कुछ दिनों बाद कोहरा होने लगेगा,
सामान्यतः हम लोग सिग्नल भेजने के लिए दृश्य प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप लोग हरा रंग यूज करते हो, लाल रंग यूज करते हो और पीला रंग यूज करते हो सिग्नल भेजने के लिए। ट्रैफिक सिग्नल नहीं देखे आप, है ना? तो किसी भी जगह सिग्नल भेजने के लिए हम लोग हरा, लाल और पीला रंग यूज कर रहे हैं, यानी दृश्य प्रकाश यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसी में 7 रंग आते हैं। लेकिन जब कोहरा होता है तो ऐसे प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान नहीं होता, बड़ी मुश्किल आ जाती है जब बहुत दूर तक प्रकाश पहुंचाना हो, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में कोहरे में सिग्नल को भेजने के लिए हम लोग अवरक्त प्रकाश का उपयोग करते हैं। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। अवरक्त प्रकाश का उपयोग कोहरे में सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए करते हैं, और नाइट फोटोग्राफी में भी हम लोग अवरक्त प्रकाश का उपयोग करते हैं। रात्रि फोटोग्राफी में हम लोग अवरक्त प्रकाश का उपयोग करते हैं। क्लियर? ओके। अवरक्त प्रकाश का पता कैसे चलता है? गर्मी का एहसास होता है, कैसे पैदा होगा? स्रोत क्या है? गर्म वस्तुओं से। क्लियर है? समझ में आ रही बात? आगे बढ़ो। अवरक्त प्रकाश के बाद अब आपका आता है माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे। क्लियर? माइक्रो तरंगों की खोज की थी हर्ट्ज ने, और रेडियो तरंगों की खोज की थी मार्कोनी। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, माइक्रो तरंगों की खोज की थी हर्ट्ज ने और रेडियो तरंगों की खोज की थी मार्कोनी। माइक्रो तरंगों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर माइक्रो तरंगें जो होती हैं वो मैग्नेट्रॉन वाल्व एक यंत्र होता है जिसके द्वारा ये उत्पन्न की जाती है। क्लियर? क्या बोल रहा हूं मैं? मैग्नेट्रॉन वाल्व के द्वारा इसको उत्पन्न किया जाता है। क्लियर? या फिर स्फुलिंग विसर्जन, ये एक प्रोसेस है जिनके थ्रू ये काम किया जाता है, नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। क्लियर? स्फुलिंग विसर्जन अथवा मैग्नेट्रॉन वाल्व द्वारा माइक्रो तरंगों को उत्पन्न किया जाता है। क्लियर? इसका जो संसूचक है, इसको पता लगाने के लिए सेमीकंडक्टर डायोड, अर्धचालक डायोड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रो तरंगों का उपयोग स्पेशली सबसे ज्यादा जरूरी है रेडार में करते हैं। काय में करते हैं? रेडार समझते हो? रेडार एक ऐसा यंत्र होता है जिसके जरिए सेना में बहुत यूज किया जाता है। ये रेडार एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए हम लोग ये पता कर सकते हैं कि दुश्मन का हवाई जहाज हमारे जिस जगह पे हमें वहां से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, और जितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है उस हिसाब से हम अपनी तोप की रेंज पता करके ये पता कर सकते हैं कि हम अपनी तोप से उसको उड़ा पाएंगे या नहीं उड़ा पाएंगे। नहीं है बात समझ? दुश्मन के हवाई जहाज की स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं उसे रेडार बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ओके। तो माइक्रो तरंगों का इस्तेमाल काय में करते हैं? रेडार में करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही? इसके बाद आती है बात रेडियो तरंगों की। रेडियो तरंगें जो होती हैं वो 2 लित्र परिपथ द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। 2 लित्र पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर? 2 लित्र आएगा आपका लास्ट चैप्टर में 14 में जाके। क्लियर? और 2 लित्र का उपयोग हम लोग क्या काय में करते हैं? सॉरी, रेडियो तरंगों का उपयोग हम लोग काय में करते हैं? दूर संचार में। क्लियर? टेलीविजन वगैरह में रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। कहानी समझ में आ रही है आपको? सीन क्लियर है सभी को? एक बार पूरा शांत मन से पढ़ लो। अच्छा, पहले मुझे बताओ, जो मैंने रामायण बोली आपको समझ में आई? दूर संचार में काय का उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों। नाइट फोटोग्राफी में अवरक्त प्रकाश का उपयोग किया जाता है। कोहरे में सिग्नल भेजने के लिए, चीजों को देखने के लिए, कैंसर के इलाज में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। हानिकारक कीड़ों को मारने के लिए, टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए। सारी बातें समझ में आ गई? ये टेबल तो पढ़नी ही पढ़नी है। टेबल गई तेल लेने, इसके बाद ही क्वेश्चन होगा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के उपयोग बताइए। देखो जरा, है क्या वहीं कहीं? उसी के बाद ही है, ये कहीं और है? उसी के बाद है। ये जो टेबल बनी है, टेबल के जस्ट बाद जो क्वेश्चन है पहला वो पढ़ो, है ना? विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के उपयोग बताइए, और फिर उसके बाद ऊपर जो टेबल दी गई है वो पूरी टेबल पढ़ लें। 5-7 मिनट का समय है आपके पास। आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू। जय